एवं स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। लोग पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जो दिसंबर 2023 में हुआ था ना। तक मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन का लिंक आ रहा होगा, उस पे क्लिक कीजिएगा तो वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आज हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग 31st से लेकर के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहे वो 3 वीडियो ना जिसमें 1 से लेके 10 तक, 11 से 20 और 21 से 30 क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा 31st क्वेश्चन। ये 81 यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप जब पेपर देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के रहते हैं और उसके बाद जब आप 31st क्वेश्चन कीजिएगा ना तो वो 81 क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है। आपको क्वेश्चन आईडी ये आप अपने पेपर में मिलाइएगा। क्वेश्चन आईडी सेम रहेगी, क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है ना, तो आप उसको जा करके देखिएगा और फिर आप अपनी आंसर की। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि किस प्राण वायु के कारण आंखों में चमक आ जाती है ना, तो यह आपके कुर्म से संबंधित है। यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आंखों का चपकना कुर्म उप प्राण का कार्य बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो को आप बिना स्किप करते हुए देखिएगा। मैं आपको और भी बहुत बातें बताऊंगा जो कि आप अगर स्किप करोगे तो वो क्वेश्चन आप मिस कर देंगे। यहाँ पे मैं 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। एक नाग का कार्य बताया गया है। नाग का कार्य क्या बताया गया? चैतन्यता आती है। ये कहाँ पे बताया गया है? हिरण्य संहिता के अनुसार। हिरण्य संहिता के अनुसार बताया गया। ये कहाँ पे? सूर्यवेदी प्राणायाम के जब आप चर्चा देखते हैं ना तो वहाँ पे ये बताई गई। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक धनंजय बताया गया। धनंजय का कार्य बताया गया है, इससे नाद की अनुभूति होती है। ये कहाँ बताया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, आँखों में चमक किससे आती है? डायरेक्टली दे देगा आपको, नाद का अनुभव किस उपप्राण से होता है। अगेन यही ऑप्शन रहेंगे, एक यहाँ पे धनंजय दे देगा तो ध्यान रखिएगा। या चैतन्यता दे देगा, आपसे पूछ लेगा। तो चैतन्यता आ गई नाग से और नाद की अनुभूति हो गई धनंजय से। ये एसएसपी में बताया गया, ये गरुड़ संहिता में सूर्यवेदी में बताया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा गया हट प्रदीपिका के में नादानुसंधान की शासन में करने के लिए कहा गया। अगेन ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन वहां पे हट प्रदीपिका नहीं था, वहां पे नाद बिंदु उपनिषद, ये दोनों में नाद से संबंधित बातें की गई है और एक आसन और एक मुद्रा बताई गई। अगर हठ प्रदीपिका की बात करें तो आसन हो गया, वहां पे मुक्तासन बताया गया है और मुद्रा बताई गई है शांभवी मुद्रा। हाँ, शांभवी मुद्रा। लेकिन नादानुसंधान की बात अगर हम लोग नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार करें तो वहां पे बताया गया है सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा। ये पहले पूछे गए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, घेरंड संहिता के अनुसार शक्तिशालिनी मुद्रा के दौरान कौन सा आसन का प्रयोग करते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये आपका सिद्धासन हो जाता है। इसी तरीके से घेरंड संहिता के अनुसार सगर्भ प्राणायाम किस आसन में करने के लिए बोला गया? तो ये सुखासन हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम लोग सुखासन नहीं देखते। उसी तरीके से शिव संहिता में एक बताया गया है कि हम लोग खेचरी मुद्रा किस आसन में करने के लिए बताया गया। ये शिव संहिता की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बताया गया वहां पे आपको वज्रासन में। ये जितने भी आसन है ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि एक तो ये खेचरी वाला, क्योंकि ये पूछा नहीं गया। सिद्धासन वाला ये पूछा जा चुका है कि घेरंड संहिता के अनुसार शक्ति चालिनी के शासन में करते हैं तो सिद्धासन। तो ये दो क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। एक शिव संहिता के अनुसार खेचरी के शासन में करना है और घेरंड संहिता के अनुसार सगर्भ प्राणायाम किस आसन में करना है। तो सगर्भ प्राणायाम सुखासन हो गया और वज्रासन में खेचरी का अभ्यास करते हैं शिव संहिता के अनुसार। तो यहाँ पे सही आंसर आपका मुक्तासन हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हठ प्रदीपिका के अनुसार पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाने के लिए कहा गया? यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो उड्डयन बंध होता है, एक आपके जालंधर बंध। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत इजी कहूंगा क्योंकि ये पूरक के अंत में ही लगाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट कब हो जाएगा इसको देखते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या दे देगा आपको? उड्डयन बंद कब लगाना है? आपके ऑप्शन ऐसे कुछ देंगे, पूरकांते, पूरकादो, रेचकांते, रेचकादो, कुंभकांते और कुंभकादो। तो अगर इस तरह के ऑप्शन देंगे तो क्वेश्चन का इजी से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उड्डयन बंद हम लोग कब लगाते हैं? किरण संहिता के अनुसार। एक तो बोल दिया गया है कुंभकांते और रेचक आदो। ये देखिए, कुंभकांते और रेचक आदो। तो ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एक तो कुंभकांते और रेचकादो, डी और ई हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाएगा। ये अन्य टेक्स्ट में, चाहे आप हठ प्रदीपिका देखो, चाहे आप गोरख संहिता देखो, जहां जहां देखते हैं आपको यही चीज दिखती है। लेकिन जब आप योग बीज की बात करते हैं ना,
योग बीज भी आपका एक हठ यौगिक टेक्स्ट है। तो योग बीज में क्या बोला गया है इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ठीक उल्टा दिखता है, क्या दिखता है? कुंभक आदो और रेचकांते। हठ प्रदीपिका में क्या बोला गया है? रेचक आदो और कुंभकांते। ये एकदम उल्टा है। और अगर आपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आपको ये बहुत अजीब सा लगता होगा कि कुंभक के अंत में कैसे कोई व्यक्ति उद्यान बंद लगा सकता है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब आप रेचकांते मतलब रेचक कर दिया, अब रेचक का अंत हो गया, उसके बाद ही तो हम लोग उड्डयन बंद लगाते हैं ना। पहले रेचक श्वास छोड़ दिया, उसके बाद उड्डयन उड्डयन बंद लगाते हैं। कि रेचक के अंत में हम लोग क्या करते हैं? उड्डयन बंद। और कुंभक के प्रारंभ में, कुंभक अब लगेगा ना, तो कुंभक जैसे वहां पे रेचक कर दिया, रेचक के अंत में, और कुंभक के प्रारंभ में ना, तो अब कुंभक शुरू हो रहा है, मतलब बहिरंग कुंभक। तो रेचक का अंत हो गया और कुंभक का प्रारंभ हो गया, तो उस समय कर्तव्यतु उड्डयन का उड्डयन बंद लगाने बोला गया है। लेकिन जालंधर की बात करते हैं तो जालंधर बंद हर जगह पूरक आंत है, और हम लोग ये जानते भी है ना कि पूरक कर लिया, श्वास ले लिया और जालंधर बंद लगा लिया, श्वास को रोक लिया। अगर हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछा जाए तो कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में उड्डयन बंद। लेकिन योग बीज के अनुसार पूछा जाए तो कुंभक आदो, कुंभक के प्रारंभ में और रेचकांते, रेचक के अंत में। ये जरूर देखिएगा, ये कंफ्यूज आपको एग्जाम में जरूर करेगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यहाँ से उड्डयन बंद कब लगाना है ना। तो ऑप्शन अगर ऐसे देंगे तो क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे योगियों के नाम दिए जाते थे और उनके द्वारा कौन सी यौगिक विधि बताई गई, ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि यहाँ पे कुछ पुस्तक दी गई है कि किनके द्वारा कौन रचित है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, दो ऑप्शन। एक तो आप जब यहाँ पे आप लाइव डिवाइन देखते हैं तो आपको लगेगा ये तो शिवानंद सरस्वती जी की है, लेकिन ये नहीं है। स्वामी शिवानंद सरस्वती की डिवाइन लाइफ सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी की बात करते हैं। लेकिन लाइव डिवाइन ये पुस्तक है किनके द्वारा? अरविंदो। महर्षि दयानंद के बारे में बात करें तो आर्य विनय, आर्यावी विनय, ये भी इनके द्वारा रचित पुस्तक है। तुलसीदास, ये इजी है पत्रिका, लेकिन ये यूज करेगा क्यों? ऑप्शन यहाँ पे बी का 3 दो जगह दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन अगर एक भी आपको और पता रहे तो आप बहुत इजीली। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती का क्या है? ज्योति शक्ति प्रज्ञा, ये पुस्तक। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना, विनय पत्रिका तुलसीदास, आर्या विनय, महर्षि दयानंद, लाइव डिवाइन अरविंदो, और ज्योति शक्ति प्रज्ञा स्वामी शिवानंद सरस्वती। ये जरूर याद रखिएगा, ये फर्स्ट टाइम आया है कि योगियों द्वारा लिखित पुस्तक। मैंने जो आपको वीडियो बताए थे, जो क्लास में मैंने बताया था, उसके आप जरूर याद रखिएगा कि कौन से पुस्तक किनके द्वारा रचित है ना। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि महर्षि अरविंद के द्वारा जो योग परंपराएं दी गई है उसको कौन सा योग बोलते हैं ना, तो उसको आप कमेंट करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के लाभों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, लेकिन पहले क्या किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो वहां पे दे दिया गया था कि अपान और प्राण की एकता किससे होती है। और फिर आपके ऑप्शन थे मूल बंध, महाबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। ये थोड़ा इजी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछे जाते हैं कि कौन कौन से लाभ बताए गए, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। तो एक तो ये हो गया अपान और प्राण की एकता, मलमूत्र की अल्पता भी होती है और वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। यही बात आपकी उड्डयन बंध में भी बताई गई, हठ प्रदीपिका में, कि वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। तो दोनों जगह ये बातें बताई गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके ऑप्शन बी सी डी हो जाएंगे, सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा देखिए, ए का 2, ए का 2, ए फर्स्ट में ही है ना, तो ये डायरेक्टली आपके आंसर आ जाएंगे अगर आपको पता रहेगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है ना आर्य विनय। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम। योग बीज में अगर देखेंगे तो 4 कुंभक देखने को मिलते हैं, जो सेम के सेम आपके योग कुंडल उपनिषद में है। कौन कौन से? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। अगर बात करें योग बीज के अनुसार शीतली, तो शीतली एक ही है, वायु लेकर के और नासिका से निकलना, तो ध्यान रखिए। ये भी मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर। यहाँ पे चतुर्विवाद से संबंधित यह क्वेश्चन है। पहले तो बता दिया गया हेय क्या है, हेतु क्या है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे दो सूत्र को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोल दिया गया? तस्य हेतुर अविद्या, किसका हेतु, किसका कारण
अविद्या है, जो दृष्टा और दृश्य का संयोग आपको पता चलता है उसका कारण अविद्या है। और फिर वही बोला गया तद अभावात, उसके अभाव से, किसके, उस अविद्या के अभाव से। जैसे ही ये अविद्या का अभाव होता है तो संयोग अभावो, उस संयोग का भी अभाव हो जाता है। किसका संयोग, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग प्रतीत हो रहा था उसका भी अभाव हो जाता है। और तब क्या होता है, हान, हान बताया था कि दुख का नितांत अभाव। यह एक स्थिति है ना कि दुख का नितांत अभाव किसको बोलते हैं, तो उसको हान बोलते हैं। तो जब ये हान की स्थिति होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैवल्य। तो यहाँ पे भी अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा तो आप बहुत इजीली आएंगे ना। तो ये हमारे 87 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है। तो बताना है कौन सा टीचर का यहाँ पे क्वालिटी नहीं है। तो पहले क्या बोल दिया गया, जेन्युइन इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन। हाँ, तो जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है कि आपके टीचर जो हैं उनके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके ना, तो ये तो होना चाहिए। सेकंड क्या बोला गया, इनकॉम्पिटेंट इन एलाबोरेशन ऑफ टॉपिक। कोई टॉपिक को वो टीचर किस तरीके से ब्रीफ करता है उसमें असक्षमता, ना कि वो सक्षम नहीं है, तो ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, ये तो नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बोला गया, विलिंगनेस टू शेयर इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस विद अदर ना, ये तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, विलिंग होना चाहिए कि वो क्या करे, शेयर करे इंटरेस्ट ना, जो अपना इंटरेस्ट है और एक्सपीरियंस जो उन्होंने सही गलत जो कुछ भी महसूस किया वो शेयर कर सके, ये तो अच्छी बात है। इनएबिलिटी टू सेट गुड एग्जाम्पल थ्रू लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर ना, यहाँ पे भी अगेन असक्षमता की बात की गई कि वो सक्षम नहीं है कि अच्छे एग्जाम्पल के सहायता से वो बता सके। अ सेंस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टूडेंट ना, जो उसका उत्तरदायित्व है ये होना चाहिए विद्यार्थी के प्रति। तो नहीं पूछा गया तो यहाँ पे बी और डी हो जाएगा आपका सही ना। तो क्या है और डी क्या है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। विषय की व्याख्या करने में असक्षमता, ये नहीं होना चाहिए। जीवन शैली तथा आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में असक्षम। तो बी और डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत इजी था, इसकी क्वेश्चन आईडी ये है, आप अपने आंसर की से मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पतंजलि योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है, ये कहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा जो कि आजकल बन रहे हैं कि निर्माण चित्त की, ये डायरेक्ट दे देगा कि निर्माण चित्त की चर्चा योग सूत्र के किस पाद में मिलती है, तो ये चौथे पाद में, ये पहला। दूसरा चित्त निर्माण, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है निर्माण चित्त किससे उत्पन्न होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, विपर्य, विकल्प, ऐसे दे देगा। तो ये याद रखिएगा अस्मिता से। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस पूछा गया तो ये चौथे पाद में है, चौथा श्लोक है, सॉरी चौथा सूत्र है चौथे पाद में ना। क्या बोला गया, निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रा, की जो है वो अस्मिता से उत्पन्न होता है। ये भी कहूंगा मैं इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया गया था प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये पता ही रहता है ज्यादातर लोगों की, चौथे पाद में मिलती है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि लास्ट है। क्या बोला गया, विच स्टेप इन प्राणायाम इनिशिएट पावरफुल पैरासिम्पैथिक रिफ्लेक्स। तो ये एक और केवल कुंभक से होता है। पूरक या रेचक से क्या होता है, वो चीज सामान्य रहती है। लेकिन जब आप कुंभक करते, श्वास को रोकते हो, जो सहज नहीं होता है, उस दौरान क्या होती है, आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बदलाव आते हैं। तो इजी क्वेश्चन था ये। हमारे 81 से 90 क्वेश्चन थे, जिसको मैं 31 से 40 क्वेश्चन बताया था ना स्टार्टिंग में। अगले वीडियोस में हम लोग 41 से 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार पेपर देने के लिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा अब तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगी। तो ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।